भैया बहनों, आज हम स्वतंत्रता के समय भारत की डेमोग्राफिक के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात ब्रिटिश शासन के दौरान जननांकीय रूपरेखा, डेमोग्राफिक को जननांकीय कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि आज़ादी के समय हम भारत की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जिसके बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बर्थ रेट तथा डेथ रेट, जन्म दर तथा मृत्यु दर। भैया बहनों, जन्म दर वह दर होती है जो प्रति हजार पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं, और मृत्यु दर वह दर होती है प्रति हजार पर कितने व्यक्ति मरते हैं। तो स्वतंत्रता के समय जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ज़्यादा थी। अगर हम जन्म दर की बात करें तो लगभग 48 प्रति हजार, और मृत्यु दर की बात करें तो लगभग 40 प्रति हजार है। ये अधिक जन्म दर और मृत्यु दर संकेत करता है कि भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। दूसरा बिंदु, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अर्थात शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का अर्थ होता है कि 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की प्रति हजार मृत्यु, कि 1000 बच्चों पर 1 वर्ष से कम वाले कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है। यह भी बहुत ऊंची थी। यह आज़ादी के समय 218 प्रति हजार थी, जो कि आज 32 पर 1000 पर है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है कि भारत में बहुत गरीबी चरम सीमा पर थी, जिसका अर्थ होता है कि हम इतनी गरीबी थी कि हम जन्म लेने वाले अपने बच्चों को भी नहीं बचा पा रहे थे। इसका तीसरा बिंदु, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति औसतन कितने वर्ष जीता है। आज़ादी के समय यह बहुत कम थी, जो 32 वर्ष थी, जबकि वर्तमान में बढ़कर ये 69.4 ईयर्स हो गई। जीवन प्रत्याशा का कम होना यह दर्शाता है कि हमारे देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, चिकित्सा सुविधाओं का बहुत अभाव था, और लोगों में हेल्थ संबंधी जानकारी भी नहीं थी। हाई मोर्टेलिटी रेट तथा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी ऑफ द मास। अधिक शिशु मृत्यु दर और लो जीवन प्रत्याशा बताता है कि भारत पिछड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा गरीबी थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लगातार अकाल, महामारी भी होती थी, जिसके कारण मृत्यु होने की संख्या बढ़ जाती थी। वहीं पर सूखा पड़ता था, फैमाइन आता था, और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो हमारे देश में ना के बराबर थी। भैया, अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जननांकीय परिवर्तन। तो हम देखेंगे कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद हमारी जनसंख्या में क्या क्या चेंजेस आए। पॉइंट नंबर 1, भारत की हिस्ट्री, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हिस्ट्री में 1921 ग्रेट
डिवाइड ईयर बोला जाता है, अर्थात इसको बोला जाता है महाविभाजन वर्ष, जिसका अर्थ है कि 1921 से पहले जनसंख्या में चेंजेस किसी और तरीके से होते थे और 1921 के बाद जनसंख्या में परिवर्तन किसी और तरीके से होते थे। अगर देखा जाए तो 1921 से पहले जनसंख्या का ग्रोथ कभी भी स्थिर नहीं रहा। एक सेंसस में जनसंख्या बढ़ जाती थी तो अनदर सेंसस में जनसंख्या घट जाती थी, परंतु 1951 के 21 के बाद जनसंख्या लगातार बढ़ती गई है। इस प्रकार हम देखें तो 1901 का सेंसस बताता है कि उसमें हमारी जनसंख्या 4 लाख घटी है, अर्थात 1891 से लेकर 1901 तक के बीच में जो टोटल जो ग्रोथ है वो कम हुई है, घटी है। उसी तरीके से देखें 1911 से 1901 के बीच में हमारी लगभग 7 लाख जनसंख्या घटी है, परंतु 1921 के बाद भारत की जनसंख्या कभी घटी नहीं है और वह लगातार बढ़ती गई है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या से भारत की सरकार पर या भारत पर मेंटेनेंस रख रखाव का खर्च बढ़ा है। क्यों? क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए भोजन, चिकित्सा सुविधाओं का अरेंजमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर मेंटेनेंस पे खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा तो ग्रोथ, विकास के लिए इन्वेस्टमेंट कम बचेगा। मेंटेनेंस का ज़्यादा ग्रोथ, मेंटेनेंस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो ग्रोथ पर इन्वेस्टमेंट कम बचेगा, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड और पॉवर्टी की तरफ चली जाएगी। हमें इसके बाद 1951 के बाद हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ी है और बहुत तेज़ी से बढ़ी है। 1951 के बाद तो हमारी जनसंख्या में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति मिली है। जैसे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उसकी प्रवृत्ति मिली है, जिसे देखते हुए आज लगभग भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो गई है। यह देश के लिए भी विकास के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि 135 करोड़ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था करना अनिवार्य होता है, जिससे विकास कार्यों पर इन्वेस्टमेंट कम बचता है। तो धन्यवाद।